नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। रफ्तार मीडिया की खास पेशकश, खास मुलाकात देख रहे हैं आप। खास मुलाकात में खास शख्सियत से आपको हम मुलाकात करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। और आज इसी क्रम में खास मुलाकात में हमारे मेहमान हैं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव IAS जय सिंह जी। जय सिंह जी से हम बिहार में जो विशेष सर्वेक्षण होना है, जो 45,000 से 5,000 गाँवों में विशेष सर्वेक्षण हो रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, आसान भाषा में जानकारी लेंगे कि आखिर ये जो सर्वेक्षण है उसकी उपयोगिता क्या है, सबसे पहले सर्वेक्षण हो क्यों रहा है और इससे क्या कुछ फायदे हैं और इसकी प्रक्रिया क्या कुछ है। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। थैंक यू, धन्यवाद सर। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि आखिर जो सर्वेक्षण है, हालांकि ये शुरुआत 45 से 5,000 गाँव में अभी हुआ है, लेकिन पिछले 3 सालों से ये सर्वेक्षण शुरू है, तो आखिर जरूरत क्या है इस प्रकार की सर्वेक्षण की, क्यों हो रहे हैं सर्वेक्षण? देखिए, इस तरीके का कोई भी सर्वेक्षण जो होता है वो राजस्व के अभिलेखों को अपडेट करने के लिए होता है। और पहले भी जो सर्वेक्षण हुए हैं उनके आधार पर जो अभिलेख बनाए गए हैं वो उस ज़माने में अपडेटेड रिकॉर्ड थे, और जिनके आधार पर उस ज़माने में काम हुआ, लोगों को पता चला कौन सी ज़मीन किसकी है, कौन सा प्लॉट किसका है। लेकिन अब उन सर्वे को हुए काफ़ी दिन बीत गया है, तो ये जो बीच का गैप आया है, उस गैप में भी बहुत सारे ज़मीनों के लेन देन हुए। तो इन लेन देन को किस तरीके से हम अपडेट करें कि किसी प्रकार के भ्रम की गुंजाइश न रहे और रिकॉर्ड हमारा अपडेट हो जाए, इसी लक्ष्य को लेकर के ये सर्वेक्षण किया जाए। सबसे पहली चीज़ तो यही है कि केवल रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए ये किया जा रहा है, कोई कानूनी कार्रवाई अभी फिलहाल नहीं होने जा रहा है। किस प्रकार की कार्रवाई? अगर मान लीजिए कि कोई समस्या होती है, कोई गैरमजरूरा ज़मीन पर कोई है, तो उससे अभी तत्काल उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए, सर्वेक्षण जो है ना वो रिकॉर्ड बनाने के लिए होता है। इस प्रक्रिया में हम लोग केवल रिकॉर्ड बनाएंगे। अभी कहीं किसी को कोई दिक्कत हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि कोई जिस ज़मीन पर है उस ज़मीन को छोड़ना पड़ेगा या हटना पड़ेगा या हटाया जाएगा। ये सब सर्वेक्षण की प्रक्रिया का अंग है ही नहीं। अगर जो लोग भी समझदार होंगे वो इसके नियमावली को और एक्ट को पढ़ेंगे तो उनको ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया में उन सब सारी गतिविधियों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं, केवल और केवल रिकॉर्ड प्रिपरेशन का ही बात है। चलिए, तो एक तो समस्या जो है, काफ़ी लोग हमसे ये सवाल कर रहे थे, तो ये आप समझ लीजिए कि फिलहाल जो सर्वेक्षण हो रहा है वो केवल अपडेट करने के लिए सरकार जो है अपना डेटा जो है अपडेट करना चाह रही है, और अपडेट करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया चल रही है। फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने जा रहा है। दूसरा मेरा जो सवाल है सर कि ये प्रक्रिया जो है 3 साल से चल रही है, पहले भी बहुत बार हुआ है, अंग्रेजों के शासनकाल से ये होते आ रहा है, लेकिन कभी पूरा नहीं हो पाया। बहुत विवाद भरा ये पूरा, आप कह लीजिए कि आप चूंकि विभाग में है तो विभाग में भी काफ़ी इस तरह की चीज़ों को लेकर विवाद चलते रहता है और कभी पूरा नहीं हो पाया। तो ये प्रक्रिया क्या इस बार लग रहा है कि पूरा हो जाएगा? नहीं, देखिए, बिल्कुल पूरा होगा। पहले जो आप बता रहे हैं ना, तो जो अंग्रेजों के समय में जो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था वो 1892 से शुरू होकर के 1920 तक चला था। लगभग 28-30 साल का समय लगा था। तो वो पूरा हुआ था और बिहार के सारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसका कैडेस्ट्रल खतियान और नक्शा आज की डेट में अवेलेबल है, ऑनलाइन कोई भी उसको देख सकता है। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि नहीं हो पाया था, बिल्कुल हो पाया था। समस्या आई थी रिविजनल सर्वे में। रिविजनल सर्वे जो हुआ था वो 1950 में शुरू हुआ था, 1956-58 के आसपास, और ये बहुत लंबे समय तक चला था। लगभग 1990 के आसपास तक रिविजनल सर्वे कुछ कुछ जिलों में चला। और ये सर्वे जो है वो कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ ये फाइनलाइज नहीं हो पाया, मतलब कि खतियान जो है बना लेकिन वो पब्लिश नहीं हो पाया, वो कानूनी रूप नहीं ले पाया। उसका जो रिकॉर्ड बनाया गया वो कानूनी रूप से फाइनल पब्लिश नहीं हो पाया। तो काम तो किया गया। अब ये है कि अभी वर्तमान में उस चीज़ को हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं, और अभी बीच में जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में भी कई सारे बदलाव हुए। जितनी भी हमारी सेवाएं और सूचनाएं हैं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट एक तरह से आप कह लीजिए कि पूरा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया डिपार्टमेंट का। जितनी सेवाएं और सूचनाएं हैं आपको सब कंप्यूटर पे दिखाई देंगी, और उसके लिए पहले जितनी लोगों को दिक्कत होती थी उसकी तुलना में अब अगर आप तुलना करेंगे पिछले 5 साल की, तो आपको लगेगा कि नहीं, वास्तव में 5 साल पहले की जो सिचुएशन थी रिकॉर्ड्स की और सारी चीज़ों की और अभी जो हालत है उसमें बहुत सारा फ़र्क आया है। तो अब ये फ़र्क कंटिन्यू रहे और हम इसी रिकॉर्ड के आधार पर लोगों को अच्छी सर्विस दे सकें। लैंड रिकॉर्ड के आधार पर जो भी है, चाहे म्यूटेशन हो, चाहे लगान हो, चाहे परिवर्तन हो, जो भी हो। अब अभी जो देखने में चीज़ें आ रही हैं कि अभी जैसे एक डिफरेंस आप समझिए,
सर्वेक्षण में दो तरह के रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। एक होता है टेक्सचुअल, मतलब एक खतियान बनता है जी। खतियान में आपकी ज़मीन का विवरण होता है जी। दूसरा नक्शा बनता है जी। कि आपकी ज़मीन है कहाँ पर, प्लॉट कहाँ पर है। तो हमारे प्रदेश में ऐसा हुआ है कि जैसे खतियान जब बना अंग्रेज़ों के ज़माने में या रिविजनल ज़माने में, तो उसके खतियान के आधार, खतियान तो एक स्टैटिक डेटा है, मतलब खतियान बन गया तो अब उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक कि कोई सिविल न्यायालय आदेश नहीं देता है। तो एक तरह से मान लीजिए कोई स्टैटिक है, लेकिन डे टू डे ट्रांजेक्शन भी होना है ज़मीन का। ज़मीन का अधिकार बदलेगा, लोग एक दूसरे में, जो रजिस्टर 2 में हाँ, जो रजिस्टर 2 में चढ़ता है। तो रजिस्टर 2 तो चल रहा है हमारे यहाँ, सारा ट्रांजेक्शनल डेटा उसमें आ रहा है, लोग ज़मीन खरीद बेच रहे हैं, नामांतरण करा रहे हैं, दाखिल खारिज करा रहे हैं, तो वो डेटा चल रहा है। लेकिन जो नक्शा है, नक्शा वहीं का वहीं, नक्शे में नक्शा अपडेट नहीं होगा। हाँ, नक्शा अपडेट नहीं हुआ। अब नक्शा अपडेट न होने का असर ये हुआ कि जैसे आप कहेंगे कि एक बड़ा सा प्लॉट है, संयुक्त परिवार का प्लॉट है, अब उसमें यह नहीं पता है कि आगे का प्लॉट किसका है और पीछे का किसका है। एक भाई ने उठा और बिल्कुल सड़क के किनारे की ज़मीन बेच दी, दूसरे ने कहा कि उन्होंने कैसे बेच दी, ये तो ज्वाइंट प्रॉपर्टी थी, उनका अकेले का नहीं था। तो अब जब नक्शा भी हम अपडेट करेंगे आज के हिसाब से, तब यह समस्या काफ़ी हद तक दूर होगी और बहुत सारे जो पारिवारिक विवाद हैं वो इन्हीं सब वजहों की वजह से। तो हम लोगों का मानना, सरकार का ये मानना है कि अगर हम खतियान अद्यतन कर लें और नक्शा प्लॉट अद्यतन कर लें तो हमको ज़मीन विवाद में काफ़ी हद तक हम रोक लगा पाएंगे। इसी लक्ष्य को लेकर के ये सारी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, मेरा सवाल भी इसी से था और सवाल पूछने से पहले ही सर ने जवाब दे दिया कि आखिर सर्वेक्षण से फ़ायदा क्या क्या होने वाला है। तो भूमि विवाद, और आपने देख रहे हैं कि बिहार में भूमि विवाद के वजह से लगातार कई क्राइम बढ़ रहे हैं, तो क्राइम का भी रेट कम होगा, भूमि विवाद कम होगा, खुशहाली आएगी और लोग ठीक ढंग से जीवन यापन कर पाएंगे। अब इसके प्रक्रिया पे चलते हैं। प्रक्रिया इसका तो शुरू हो चुका है, लेकिन कैसे? पहले ग्राम सभाओं में मीटिंग हो रही है, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम जानना चाहेंगे कि सर सबसे पहला स्टेप क्या, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या? देखिए, विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम को चलाने के लिए इससे संबंधित एक एक्ट बनाया गया 2011 में और अगले साल 2012 में उसकी नियमावली बनी। नियमावली में विस्तृत वर्णन किया गया कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे हम संचालित करेंगे। तो सर्वेक्षण का जो चरण है वो चरण कम से कम 1 साल तक फैला हुआ है, उसमें जितने चरण हैं। अब जब से सबसे पहला चरण जो होता है वो सरकार किसी चीज़ को नोटिफाई करती है इसको कि भाई इस ज़िले में जो है हम विशेष सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन होता है। उस नोटिफिकेशन के बाद दूसरा चरण है उद्घोषणा, उसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेमेशन में सेटलमेंट अफसर इस चीज़ को अधिसूचित करते हैं, वहाँ पर उसको घोषित करते हैं कि अमुक अमुक गाँव में विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो उद्घोषणा जो होती है उसमें गाँवों का नाम रहता है पूरा, उसका एक फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट 1, जो नियमावली का फॉर्मेट 1 है वो इसी चीज़ से संबंधित है। उसका असर क्या होता है, उसका एक कानूनी पहलू भी है। जब आप उसको उद्घोषित करते हैं कि अमुक गांव में हम विशेष सर्वेक्षण की कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, तो जो सर्वे की टीम रहती है उसको ये कानूनी अधिकार मिल जाता है कि वो आपके खेत के अंदर आकर उसकी नापी कर सके और आप उसको रोक टोक न सके। मतलब एक तरह का उसको अधिकार है कि मतलब अदरवाइज अगर वही अधिकार कानूनी नहीं रहेगा तो वो तो एक ट्रेस पास हो जाएगा कि भाई आप जबरदस्ती किसी की ज़मीन में घुस रहे हैं। तो ये दूसरा चरण हो गया। उसके बाद से ग्राम सभा हम लोग इसलिए करते हैं ताकि लोगों के बीच में प्रचार प्रसार किया जा सके। विधिक रूप से ग्राम सभाओं की कोई आवश्यकता इस प्रक्रिया में नहीं है। नियमावली में यह नहीं आवश्यक है कि आप ग्राम सभा करें, लेकिन हम ग्राम सभा इसलिए करते हैं कि इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के मन में जो सवाल आएंगे, बहुत सारे लोग अपनी बात रखना चाहेंगे, बहुत सारे लोग यह जानना चाहेंगे कि भाई कौन हमारे गांव में अमीन है, कौन कानून को आकर के यहाँ सर्वे करेगा, उन लोगों से आमना सामना हो जाए, उनको देख लें, उनका नाम जान लें। इन सारी प्रक्रियाओं के लिए हमने मैंडेटरी किया है कि नहीं, ग्राम सभाएं हर गांव में की जाए, पब्लिक फ्रेंडली। हाँ, पब्लिक फ्रेंडली, और लोग उसमें आकर के अपनी बात रखेंगे। तो ये ग्राम सभाएं हो रही हैं और मुझे लगता है कि लगभग अभी 23-24 हज़ार गाँव में ग्राम सभाएँ हो चुकी हैं, इसके कि फोटोग्राफ और डिटेल्स हम लोगों के पास हैं। अब जब ग्राम सभाएं हो जाती हैं तो उसके बाद जो अगला चरण होता है, अब वो फील्ड में बिल्कुल मैदान में उतरने वाला आ जाता है और वो एक 4-5 महीना लगने वाली प्रक्रिया है। उसको बोलते हैं किश्तवाड़। और किश्तवाड़ जो है वो मतलब शुरू होता है आपकी विलेज की बाउंड्री फिक्सेशन से। मतलब सबसे पहले एक गांव है, उसकी जो विलेज है उसकी एक बाउंड्री फिक्स होती है और एक ट्राई जंक्शन फिक्स होता है। जैसे जहाँ 3 गांव मिलते हैं उस जगह को ट्राई जंक्शन, त्रिसीमाना बोलते हैं। ब्रिटिश पीरियड में त्रिसीमाना में बहुत सारे पत्थर वगैरह भी गड़ाए गए थे, जिसको त्रिसीमाना पत्थर कहा जाता था। बहुत जगह आज भी मौजूद होगा, कुछ जगह पर लोगों ने उसको नष्ट कर दिया है, उखाड़ दिया है। तो वो प्रक्रिया है 3 सीमाना निर्धारित करने की और गांव की सीमा निर्धारित करने की।
इसलिए क्योंकि जैसे पिछला सर्वे मान लेते हैं कि कैडेस्ट्रल हुआ या कहीं कहीं रिविजनल भी हुआ, तो रिविजनल भी जहाँ हुआ उसको भी 60 साल लगभग हो चुके हैं, 60 साल। तो अब उस समय से लेकर के अभी तक ग्राउंड रियलिटी में फ़र्क आया है 2 तरीके से। एक तो उस समय का जो नक्शा था, वो नक्शा जो है वो हाथ से बना हुआ था। अभी हम लोग जो नक्शा बना रहे हैं वो एक डिजिटल फोटोग्राफ है, मतलब एरियल सर्वे पहले हुआ। एरियल सर्वे में हमने पूरे बिहार के सभी जिलों के सभी गांवों का नक्शा बना लिया, लेकिन अब उस नक्शे को हमको ग्राउंड ट्रूथिंग करना है। तो अब जब ग्राउंड ट्रूथिंग के लिए उस नक्शे को जब आप फील्ड पर लेकर के जाएंगे तो आपको उस नक्शे पर फिक्स करना होगा कि भाई ये त्रिसीमाना है और ये इस गांव की बाउंड्री है। तो 100 साल पहले और अभी की तुलना में वो बाउंड्री में थोड़ा चेंज आ सकता है। तो आज की परिस्थितियों और आज के सीमा पर कब्जा किस किसान का है उसके हिसाब से उस गांव का एक सीमा निर्धारित कर लेंगे। अब त्रिसीमाना फिक्स हो गया, सीमा का निर्धारण हो गया। अब सीमा को ऐसे समझ ली कि जैसे क्रिकेट का ग्राउंड है, तो एक बाउंड्री आपने फिक्स कर ली, अब क्रिकेट उसके अंदर आप खेल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्रिकेट जो समस्याएं हैं आपको गांव के अंदर है। अब बाउंड्री के अंदर जब आप क्रिकेट खेलने आ गए तो अब अंदर आपको बहुत सारे पॉलीगॉन दिखाई देते हैं। जैसे हम हवाई जहाज से जब नक्शा खींचते हैं तो आपको वैसा ही दिखाई देता है जैसे आप फ्लाइट से जाएं और नीचे झांकेंगे तो आपको खेत के मतलब वो पॉलीगॉन दिखाई देते हैं, मेड़ा दिखाई देता है। तो वैसा ही नक्शा बन के मिलता है। अब जब ग्राउंड पे आप जाएंगे, लोगों से पूछताछ करेंगे, तब उसके आधार पर आप उसको मिलाएंगे या घटाएंगे। जैसे नक्शा जब ऊपर से खींचा गया उसके बाद हो सकता है किसी ने उस समय मेड़ अस्थायी मेड़ क्रिएट कर दी हो। ऐसा भी होता है कि जैसे 1 एकड़ का बहुत बड़ा प्लॉट है किसी का, उसने आधे हिस्से में कोई और फसल लगाई, आधे हिस्से में कोई और फसल लगाई, तो बीच में एक अस्थायी मेड़ बना दिया। अब ऊपर से जब फोटो खींचते समय लगता है कि अरे ये तो बीच में मेड़ है, लेकिन जब फील्ड में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये वाला भी खेत इन्हीं का है और बगल वाला एक ही है। तो उसमें क्या होता है कि वो बीच की मेड़ को हटा दिया जाता है नक्शे में। हाँ, नक्शे में एक ही आदमी का खेत अगर अगल बगल है तो उसको मिला करके एक कर दिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब नक्शा खींचा गया हो उसके बाद से ज़मीन पर थोड़ा चेंज हुआ हो, वो ज़मीन किसी को बिक्री हो गई। अब जब बिक्री हो गई हो तो वो एक अलग मेड़ उसने बना ली, वो हवाई नक्शे में तो नहीं आया, अभी आ गया। तो जब हम ग्राउंड ट्रूथिंग करेंगे, जब हम किश्तवाड़ करेंगे तो उस वाले मेड़ को बनाएंगे। अच्छा, जो मतलब बिक चुका है, जो बिक चुका दूसरे के पास। हाँ, जो सेपरेट हो गया, जो खेत अलग हो गया, किसी दूसरे के मालिकाने में चला गया, उसके लिए एक अलग सीमा निर्धारित करके उसको लाइन खींच देंगे। तो इस पूरी प्रक्रिया में इसको ही कहते हैं खेतों को जोड़ करके या तो प्लॉट एक करेंगे, अगर कहीं बिक्री उक्री हुई तो उसको अलग करेंगे, ठीक है, अमलगमेशन। एक मेरा छोटा सवाल था, गांव का जो सीमा निर्धारण होगा और त्रिभुवन का जो सीमा निर्धारण होगा तो उसमें क्या कुछ लगाएंगे आप लोग? क्या ईंट वगैरह लगा के, कोई पत्थर वगैरह से उसको? अभी सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि सारे ट्राई जंक्शन और बाउंड्री का हम जियो कोऑर्डिनेट्स लेंगे। अच्छा, क्योंकि पूरा का पूरा हमारा नक्शा जो है डिजिटल फॉर्मेट में है, तो अब त्रिसीमाना पर पत्थर भी लगा सकते हैं, लेकिन पत्थर हटाया भी जा सकता है, उखाड़ा भी जा सकता है। तो सबसे पहली चीज़ होगी कि उस ट्राई जंक्शन का जियो कोऑर्डिनेट रहे, ताकि कल के दिन अगर सरकार वहाँ पत्थर भी गड़वाती है और कोई शरारती तत्व हटाता है तो दोबारा फिर से हम लगा सकें। तो हम एक डायरेक्टरी इस तरीके की बनाएंगे, इस तरीके की, उसमें सारे जितने गांव के ट्राई जंक्शन है सबका डायरेक्टरी में कोऑर्डिनेट्स रहेगा, वो हमारे पास रहेगा। हम कहीं पता लगा सकते हैं ये गांव का ट्राई जंक्शन यहाँ पर है। और फ्यूचर प्लान जो राजस्व विभाग का है वो ये भी है ना कि इस पूरी प्रक्रिया के आधार पर हम अपनी जो नापी है, मेजरमेंट आज के डेट में, उस नापी को हम डिजिटल फॉर्मेट में ले जाएंगे पूरा। मतलब रोवर से जब हम नापी करेंगे तो हमको फिर ये दिक्कत नहीं होगी कि कहाँ मुस्तकिल कायम करना है और कहाँ ट्राई जंक्शन। हमारे पास कोऑर्डिनेट्स फीड रहेगा ऑलरेडी सिस्टम में, सब एक्चुअल कोऑर्डिनेट्स रहेगा। तो वो तो फ्यूचर प्लान एक अलग है। तो यहाँ पर हम ये करेंगे कि वहाँ पर हमारा ट्राई जंक्शन में पिलर गाड़ने का प्लान है, वो प्लान है, लेकिन उससे पहले कोऑर्डिनेट्स ले लेंगे और उसके बाद पिलर गाड़ेंगे। पिलर गाड़ने में थोड़ा समय लगता है क्योंकि टेरेन टफ है, कहीं गड्ढा है, कहीं पानी लगा हुआ है, तो इन सब सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा इसमें मुश्किल और समय लगता है अगले प्रक्रिया पे। तो फिर ये जब किश्तवाड़ हो जाता है, मतलब आपने नक्शे पर प्लॉट का हिसाब किताब बराबर कर लिया कि भाई एक आदमी का प्लॉट को जोड़ दिया और अलग जहाँ करना है वहाँ अलग कर लिया, तो इस प्लॉटिंग को अब किश्तवाड़ बोल दिए, ठीक है। अब अगला है खाना पूरी। तो प्लॉट में जो आपने खाने क्रिएट किए वो बेसिकली एक खाना है जी, मेड़, तो उसको प्लॉट आपने बनाया, अब उसमें आप नंबरिंग कर देंगे। अच्छा, हाँ, मतलब नॉर्थ वेस्ट से शुरू करेंगे और साउथ ईस्ट तक। जो मतलब खाना आप बनाएंगे तो इसमें भी तो बहुत सारी समस्याएं आएंगी। किस तरीके की समस्या? विवाद, परिवार का विवाद, न्यायालय से मान लीजिए कोई विवाद चल रहा हो। आपने बताया है कि टोपोलैंड जो एरिया है या फिर दियारा का जो एरिया है वहाँ पर सर्वे नहीं होंगे।
हाँ, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि अभी वो जगह पर कोई अंतिम निर्णय सरकार की तरफ से नहीं हुआ है। वो निर्णय प्रक्रियाधीन है, विचाराधीन है, उस पर सरकार शहरी क्षेत्रों में भी, और शहरी क्षेत्रों में भी नहीं। शहरी क्षेत्र में इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि शहरी क्षेत्र में सर्वे करने का नियम कानून ही अलग है। अच्छा। हाँ, उस म्यूनिसिपल एरिया में सर्वे का एक्ट ही अलग है। अच्छा। हाँ, बिहार स्पेशल सर्वे अलग। तो उसके लिए क्या बाद में प्लान? हाँ, उसके लिए बाद में प्लान है। पहले हम गांव वाले सर्वे कर लें क्योंकि इसकी आबादी बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा रेट है। शहर में डेंस पॉपुलेशन है, वहाँ सर्वे करना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। अच्छा, दियारा वर्ड जो एक्चुअल यूज़ करते हैं आप लोग किस पार्ट के लिए? नदी के किनारों के लिए। टोपोलैंड तो मान लीजिए समझ में आता है कि नदी का किनारा जो पानी जो चला जाता है। दियारा जो नहीं, दियारा भी लगभग उसी सेंस में यूज किया जा सकता है कि नदी का जो किनारा है और नदी का एक्सपेंशन जहाँ तक होता है, जैसे पानी बढ़ता है तो नदी का एक कैचमेंट एरिया क्रिएट हो जाता है जो कभी कभी 1-2 किलोमीटर तक चला जाता है। पूरा का पूरा एरिया दियारा के रूप में ही आइडेंटिफाइड रहता है। तो उसमें ऐसा नहीं है कि वो सारा एरिया जो है वो रेती नहीं हो सकता। ऐसा भी है कि नदी का कैचमेंट बढ़ते 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 रेती लैंड पर भी चला गया। तो अगर जमीन जिसके पास कागज है, जिसके पास कागज है, जिसके पास पहले के खतियान में रेती जमीन के रूप में दर्ज है, वो तो रेती ही रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दियारा से भी इतना अभी फर्क नहीं पड़ता है कि दियारा, टोपो और अनसर्वेड, इन 3 को और शहरी एरिया 4, इन 4 को छोड़ करके हम ये काम कर रहे हैं। और अभी जैसे मैं बता रहा था खानापुरी, खानापुरी जो सवाल होंगे मैं बाद में ले लूँगा। हाँ, खानापुरी में जब हम करते हैं तो खानापुरी में वो जो प्लॉट्स होते हैं उनको हम एक नंबर देते हैं 1 2 3 4 से लेकर जहाँ तक, वही नंबर आपको प्लॉट नंबर के रूप में आप बाद में उसको याद करें, भाई मेरा प्लॉट नंबर जी, तो वो प्लॉट नंबर पड़ता है खानापुरी। और उसी समय रैयतों से उनके कागजात वगैरह भी देखे जाते हैं कि भाई ये प्लॉट आपका है तो जरा इसका पेपर भी दिखा दीजिए कि आपके पास कैसे आया। कैसे आने के भी बहुत सारे तरीके हैं। आप कोई खरीदेगा, कोई कोर्ट से लेगा, किसी का खानदानी ज़मीन है तो बंटवारे में मिला हुआ है, बहुत सारे तरीके हैं। तो खानापुरी में ये पूरी कार्रवाई होती है। अब एक और महत्वपूर्ण काम होता है, जब किश्तवाड़ खानापुरी हो जाती है तो हम लोग 2 डॉक्यूमेंट जनरेट करते हैं। एक होता है जिसको कि हम कहते हैं कि खानापुरी पर्चा, प्रचलित भाषा में खानापुरी पर्चा। तो उसमें क्या होता है कि वो जो प्लॉट बनता है खानापुरी के समय, उसका एक डिटेल रहता है कि भाई ये प्लॉट जो है इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चौहद्दी ये है, इसका एरिया इतना है। और जब हम खानापुरी जब करते हैं, कागज़ देखते हैं तो ओनर का नाम भी उसमें डालते हैं। तो एक वो हो गया खानापुरी पर्चा। और दूसरा एक लैंड पार्सल मैप भी होता है, मतलब उसका किस आकृति क्या है उस प्लॉट की। अच्छा। मतलब तिकोना है, 4 कोना है, 5 कोना है। खानापुरी पर्चा जो है वो क्या आप बना के देंगे रैयत को या फिर ये सर्वे की टीम ही बना करके देगी? सर्वे की टीम बना, हाँ, सर्वे की टीम ही बना करके देगी। जब सर्वे में किश्तवाड़ खानापुरी जब वो कर लेगी, उसके बाद वो खेसरा पंजी भरी जाती है। जब खानापुरी हो जाती है तो खेसरा पंजी होता है। खेसरा पंजी में 24 कॉलम होते हैं। उस 24 कॉलम में विस्तृत रूप से ज़मीन का ओनर, ज़मीन में प्लॉट संख्या, उसका एरिया, उसकी चौहद्दी, प्लस उसमें उसका लैंड यूज़ क्या है, मतलब वर्तमान में किस चीज़ में यूज आ रही है। नवैयत लिखी जाती है कि मतलब वो ज़मीन जो रैयत है, ओनर है, उसको मिली कैसे है, वो भी इसमें डिटेल आता है। पूरा फुल डिटेल। हाँ, फुल डिटेल है। मतलब वो मास्टर पंजी है जी। विशेष सर्वेक्षण की मास्टर पंजी, खेसरा पंजी फॉर्मेट 6 जिसको बोलते हैं, और वो कंप्यूटर में भरी जाती है। तो उसमें जो डाटा भरा जाता है उसी के आधार पर हम प्रिंट निकालते हैं खानापुरी पर्चा और एलपीएम का। दोनों ऐसे समझिए कि हमारे पास एक नक्शा है डिजिटाइज फॉर्मेट में, वो सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। और हमारे पास जो खेसरा पंजी में बता रहा हूँ 24 कॉलम वाली, वो भी हम सॉफ्टवेयर में ही भरते हैं। तो दोनों सॉफ्टवेयर इंटीग्रेट है। तो जब हम प्रिंट करेंगे तो हमको एक पर्टिकुलर प्लॉट के संबंध में इधर इस वाले फॉर्मेट में क्या भरा है खेसरा पंजी में, वो डाटा, और उधर से उसका प्लॉट, वो दोनों मिल करके निकलेगा। अच्छा, दोनों एक साथ अटैच होकर के निकलेगा। सारा कुछ सर्वे का ये सबसे बड़ा फायदा है कहिए तो कि सारा चीज उसको मिल गया, उसको मिल गया। तो अब हमारे पास डेटा है, टेक्सचुअल डेटा भी है कि हमने क्या विवरण भरा है, और इधर उसका प्लॉट का आकृति है, आकार, नक्शा भी है आपके पास। तो वो हम जो है रैयतों को बांटते हैं। अब वो जब रैयतों को हम बांटते हैं तो उस समय हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्शन लेना शुरू होते हैं, उस पर किसी को दावा आपत्ति है तो। अब यहाँ तक की प्रक्रिया में अगर आपको कुछ समझना है तो आप बताइए। नहीं, अब समस्या अब शुरू होगी, क्योंकि समस्या अब आप जब दावा लेंगे किसी का, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है? हाँ, देखिए, दावा में ऐसा, जैसे हम लोगों ने 5000 गाँव में लगभग काम किया है अभी, और उसमें से करीबन 3500 गाँव में काफ़ी एडवांस स्टेज, मतलब ड्राफ्ट पब्लिकेशन हो चुका है, और 1000 के आसपास गाँव फाइनली भी पब्लिश हो चुके हैं। तो जो एक्सपीरियंस रहा है वो ये है कि सबसे ज़्यादा इस बात की लोग शिकायत करते हैं कि हमारे कागज़ में तो ज़मीन इतनी है लेकिन आपके नक्शे में तो थोड़ी कम दिख रही है।
अब उसका रीज़न कई तरीके का हो सकता है, क्योंकि एक सामान्य मतलब प्रक्रिया है कि बहुत सारे लोग जब रजिस्ट्री वगैरह कराते हैं तो अपनी ज़मीनों को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके भी दिखाने की प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि उस समय तो कोई नाप नहीं रहा है, ठीक है। और ख़रीदार भी खुश रहता है कि उसको पैसा तो कम का ही देना है, लेकिन कागज़ में थोड़ी ज़्यादा ज़मीन लिखी हुई है उसकी, ठीक है। अब जब स्पेशल सर्वे में हम एरियल फ्लाइंग के थ्रू जब नक्शा बनाते हैं तो ये नक्शा जो है वो 10 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट होता है। अच्छा। हाँ, 10 सेंटीमीटर तक एक्यूरेट होता है। 10 सेंटीमीटर इधर उधर हो सकता है। हाँ, बाकी एक्चुअल है। तो अब हो सकता है कि आपके सेल डीड में जो ज़मीन 1 एकड़ दिखाई दे रही हो वो वहाँ पर 99 डिसमिल या 99.5 डिसमिल ही आए नापने पर। अच्छा, उसमें खास बात भी ये है कि उस ज़मीन पर आप पीसफुली हैं, उस जमीन पर आप 50 साल से हैं और आपने कभी आवाज नहीं उठाई कि भाई बगल वाले ने हमारा जो है कोई जमीन पर कब्जा कर लिया। आप बड़े लेकिन कागज में थोड़ा ज्यादा था, कागज में ज्यादा था। तो अब ये है कि भाई उतनी ही जमीन पर आप हैं, आपको कोई किसी से गिला शिकवा नहीं है, किसी मतलब जो बॉर्डर पर लोग हैं उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। तो आप उस जमीन को जब एक्चुअल में नापेंगे तो उतनी ही जमीन आपकी न होगी। कागज तो प्रिवेल वहाँ नहीं करेगा, आप एक्चुअल पोजीशन रखते हैं 99.5 डिसमिल पर और कागज 1 एकड़ में एक्चुअल कर देंगे, मतलब पूरी तरह से सर्वे में आपके पास जितना जमीन है वो एक्चुअल आपके पास नक्शे में जमीन दिख रही है और पीसफुली आपके पोजीशन में है बिना विवाद के, हम उसके हिसाब से ही खतियान तैयार करेंगे और आपका नाम उसमें आ जाएगा। तो अब इस पर बहुत सारे लोग जब दावा आपत्ति करते हैं तो इसकी सुनवाई होती है। दावा आपत्ति देने के लिए 15 दिन का समय है उस समय। उस 15 दिन में वो दावा आपत्ति, अच्छा खास बात ये है कि चूंकि पूरी प्रक्रिया हमारी डिजिटल फॉर्मेट में है तो दावा आपत्ति कहीं से भी कोई अपलोड कर सकता है, ठीक है। अब दावा आपत्ति के बाद सुनवाई होती है। सुनवाई में आपको जो मिलता है नोटिस वगैरह वो भी SMS के थ्रू डिलीवर हो जाता है। सुनवाई जैसे कि इसमें कौन से अधिकारी आपके? इसमें 2 तरह के अधिकारी रहेंगे। जैसे अगर रहती जमीन तो रहती जमीन की सुनवाई जो है वो करेंगे कानून को, और अगर सरकारी जमीन तो सरकारी ज़मीन से संबंधित अगर कोई शिकायत आएगी तो उसकी ASO रहेंगे जो कैंप प्रभारी होते हैं। एक कैंप में 3 तरह के पदाधिकारी हैं। एक तो सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी हो गए, वो शिविर के प्रभारी हो गए, उनके नीचे कानूनगो होंगे और उनके नीचे अमीन होंगे। तो अभी वर्तमान में जो व्यवस्था है हर 4 गाँव के लिए 1 अमीन होगा और हर शिविर में 2 कानूनगो और 1 ASO। तो ये कंपोजिशन। तो अब सरकारी ज़मीन के मामले में सुनवाई करना होगा तो ASO करेंगे और अगर रहती ज़मीन है तो कानून करेगा। तो ये दोनों लोग सुनवाई करेंगे, आदेश पारित करेंगे और वो आदेश के हिसाब से फिर जो बना हुआ है फॉर्मेट 24 खेसरापंजी और मैप वो दोनों तरमीम होगा, मतलब अपडेट होगा। क्योंकि आदेश करते समय हो सकता है कि किसी की बात मान ली जाए। ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी का नाम लिख दिया खेसरापंजी में, वास्तविक मालिक को पता चला, उसने आपत्ति दी और अपना कागज देकर के सिद्ध कर दिया कि नहीं भाई हम असली इसके ओनर हैं, ये नहीं है, तो नाम चेंज हो जाएगा, वहाँ पर अपडेट होगा। जो भी सर्वे आप लोग पिछला किए हैं उसको अपडेट करेंगे और उसी हिसाब से रकबा अगर है, एरिया है, एरिया में अगर मान लीजिए कुछ गलती आती है उसको करेक्ट करते हैं तो वो भी अपडेट होता है। इस प्रक्रिया को प्रचलित भाषा में तरमीम कहेंगे, अपडेशन। तो अब वो मैप और वो खेसरापंजी जो है ये दोनों रिकॉर्ड अपडेट हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद फिर अगर विवाद होता है नहीं, अपडेट होने के बाद अब जो है उसका ड्राफ्ट पब्लिश होता है। ये जो अपडेटेड मैप है उसी को जब हम पब्लिश कर देते हैं आम जनता के लिए सारी की जानकारी में, तो उसको हम कहते हैं ड्राफ्ट पब्लिकेशन या प्रारूप प्रकाशन। तो अब ये फॉर्मेट 12 उसके लिए डिज़ाइन किया हुआ है। उस फॉर्मेट 12 में ये पब्लिश हो जाता है आम जनता के लिए। वो नेट पर भी रहता है, नेट से कोई कहीं से भी उसको देख सकता है। अब जब वो पब्लिश हो गया तो हो सकता है उसके बाद फिर आपको लगे तो फिर गलती हो गई है, नक्शे में भी हो सकता है कुछ इधर उधर आपको लगे और इधर भी खेसरापंजी में भी लगे। ये प्रक्रिया कितना दिन का हो गया? वो दावा की और 15 दिन तक ये तो आपको दावा आपत्ति लेने का समय है और उस 15 दिन के बाद के 30 दिन जो है उसमें उनको उसका निपटारा करना होता है। एक स्टैट्यूटरी टाइम दिया हुआ है। कभी कभी उसके बियॉन्ड भी चला जाता है, डिपेंड करता है कितना दावा आपत्ति। अब कहीं सैकड़ों की संख्या में आ गया तो जाहिर सी बात है समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। तो अब ड्राफ्ट पब्लिकेशन इस प्रक्रिया के बाद होता है और ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद फिर वही आपका दावा आपत्ति का आमंत्रण होगा। उस दावा आपत्ति में फिर लोग आएंगे, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह प्रोड्यूस करेंगे, ये लोग सुनवाई करेंगे। दूसरे लेवल पे अब हम आते हैं, दूसरे लेवल में कौन से अधिकारी शामिल होंगे? दूसरे दावा आपत्ति का हाँ, तो दूसरे लेवल पे जो दावा आपत्ति होगी अब जो होगा, अब जो रहती जमीन के दावे होंगे जिसको पहले कानूनगो ने सुना था, अब उनको ASO सुनेंगे जो उस कैंप के प्रभारी रहेंगे। लेकिन अगर कोई सरकारी जमीन का मामला है तो उसके लिए किसी दूसरे कैंप के प्रभारी को ऑथराइज किया जाएगा। रहेंगे वो दोनों ASO ही। हाँ,
दोनों एसओ रहेंगे और दो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटलमेंट अफसर हैं, वो इनको ऑथराइज करेंगे कि भाई ये सरकारी जमीन का मामला, पुरानी प्रक्रिया शुरू होगी, वही प्रक्रिया होगी, दावा आपत्ति, उसकी सुनवाई, अधिकारी केवल चेंज होंगे। हाँ, अधिकारी चेंज होंगे। तीसरे अब ये इस सुनवाई में भी आदेश पारित होंगे, वो सारे आदेश ऑनलाइन रहते हैं, उस आदेश के आलोक में फिर से चेंज होगा, नक्शा भी चेंज हो सकता है और खसराबंदी भी चेंज हो सकती है। तो अब ये प्रक्रिया में जब चेंज होगा, तरमीम हो जाएगा, तब एक लगान निर्धारण की प्रक्रिया होती है। वो प्रपत्र 18 का उसके लिए है, उसमें वो लगान निर्धारण, लगान का मतलब है कि उसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसका सरकार ने एक मैट्रिक्स बना रखा है कि भाई आवासीय ज़मीन होगी तो उसका 1 रुपया पर डिसमिल आएगा, खेती की ज़मीन है तो इतना होगा, व्यावसायिक है तो इतना, मतलब एक मैट्रिक्स ऑलरेडी डिज़ाइन है, सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है। मतलब जब आप खसरा पंजी बना रहे हैं तो उसमें आप टाइप और नेचर ऑफ लैंड लिख रहे हैं, वहाँ अगर आप लिखेंगे कि खेती की ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, व्यावसायिक ज़मीन है, तो वही डेटा तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर में है हमारे। जब वो प्रपत्र 18 में पहुँचेगा तो उसी रेट से कैलकुलेट करके निकाल देगा ऑटोमेटिक। तो वह भी हम एक पब्लिश करते हैं लोगों को जानने के लिए, भाई वहाँ भी एक प्रक्रिया है कि आपको कुछ ऑब्जेक्शन है तो आप बताइए, बट उस लेवल पर ऑब्जेक्शन न के बराबर है। ठीक है, तीसरी जो दावा आपत्ति, उसमें कौन सा अधिकारी शामिल है? उसमें चार्ज अफसर होता है इस लेवल पर, जो मतलब ये इसको हम लोग बेसिकली दावा आपत्ति में ज़्यादा गिनते नहीं हैं, क्योंकि इसमें दावा आपत्ति न के बराबर आता है, क्योंकि अब जैसे आवासीय 1 रुपये पर डिसमिल, तो उस रेट पर तो कोई आपत्ति नहीं, रेट वाले नहीं, जो 3 बार दावा, वो अभी हम बताएंगे, वो तीसरा दावा आपत्ति अभी नहीं, मैंने उसकी चर्चा की, उसी के बारे में। तो अब जैसे ये आपका लगान निर्धारण जिसको बोलते हैं, ये लगान निर्धारण हो जाएगा, तो इस लगान निर्धारण चार्ज अफसर के लेवल पर होता है, जो सेटलमेंट अफसर से एक लेवल नीचे होता है। उसके लेवल पर गया, उसने कहा कि हाँ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दावा किसी ने आपत्ति नहीं की, उसको आगे बढ़ा दिया। अब वो चला जाएगा सेटलमेंट अफसर के लॉगिन में, सेटलमेंट अफसर अब उसको फाइनल पब्लिश करेंगे, फॉर्मेट 20 डिज़ाइन है, उस पर वो फाइनली पब्लिश होता है। तो अब जब फाइनली पब्लिश होगा तो फिर अब एक दावा आपत्ति वहाँ उसके बाद शुरू होगी, मतलब ये तीसरी जो दावा आपत्ति है, वो फाइनल पब्लिकेशन के बाद लगान वगैरह सारा, लगान भी निर्धारित हो गया, फाइनली पब्लिश हो गया, फिर जो एक्ट का प्रावधान है उसके हिसाब से फिर 3 महीने का समय आपको 90 दिन का मिलता है। उस 90 दिन में कोई आदमी उसके खिलाफ भी फिर से दावा आपत्ति कर सकता है, और प्रकाशन से 6 महीने के भीतर उसका निपटारा करना होता है। सेटलमेंट अफसर उसके लिए प्राधिकृत पदाधिकारी है, वो जिले का सेटलमेंट का सबसे ऊंचा पदाधिकारी वही होता है, और वही इस दावा आपत्ति की सुनवाई करता है। और जब वहाँ से वो निकल जाता है तो अब वो पक्का फाइनल अंतिम खतियान हो गया। अब उसके आलोक में अगर आपको कोई शिकायत करनी है तब आप सिविल कोर्ट जाइए, बिहार लैंड ट्रिब्यूनल जाइए, या ऑनरेबल हाई कोर्ट जाइए, ये सब जा सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं। हाँ, उसमें कहीं कोई रुकावट नहीं। चलिए, ये तो पूरी प्रक्रिया सर ने काफ़ी डिटेल में समझाई। अब 1-2 सवाल हैं मेरे। आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जो डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट्स ले रहा है, वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोग ले रहे हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्स लिए इसलिए जाते हैं जिससे कि सर्वे की टीम ये सेटिस्फाई हो सके कि वास्तव में आप जो दावा कर रहे हैं ज़मीन का, वो ज़मीन आपकी है। अब आप किस दस्तावेज से इस चीज़ को प्रूव कर देते हैं? हम लोग वैसे तो कई तरीके के दस्तावेज की बात करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई व्यक्ति 10 तरह के दस्तावेज दे लेकिन वो कुछ न प्रूव कर पा रहा हो, और कोई व्यक्ति एक ऐसा पक्का दस्तावेज दे दे जिससे कि दूसरे की जरूरत ही न पड़े। जैसे अब खतियान है, पुराना खतियान में हमारे पिता का नाम, उनके हम 2 बेटे हैं, तो अब अगर हम उनके खतियान के आधार पर 2 लोग अपना अपना एक बंटवारानामा लिख के दे दें कि भाई ये 4 प्लॉट हमारे पिता के नाम से थे, उसमें ये 2 प्लॉट मेरे हिस्से में आएंगे, ये 2 प्लॉट उनके हिस्से में आएंगे, दोनों भाइयों ने सिग्नेचर कर दिया, ठीक है। अब इतना रिकॉर्ड, इतना दस्तावेज बहुत है नहीं, लेकिन इसमें समस्या ये होती है ना कि जैसे 4 भाई, एक जब ज्वाइंट फैमिली थी तो एक भाई ने या 2 भाई ने बहुत सारी ज़मीनें बेच दी हैं, तो बाकी के 2 बचे हुए कहते हैं कि वो तो अपनी ज़मीनें बेच चुके हैं, फिर मेरी ज़मीनों में से उनको क्यों हिस्सा देना? इस मामले में क्या होगा? इस मामले में ये एडजुडिकेशन का मामला आ जाता है। अब इस बात को कौन सत्यापित करेगा कि वो जो कह रहे हैं उसमें कितना सही है? तो ये वास्तव में एक पारिवारिक विवाद का मामला बनता है। तो या तो परिवार के सदस्य मिल बैठ करके आपस में इस बात को सुलझा लें, और जिस फाइंडिंग पर आते हैं उसको लिख पढ़ करके बना करके दे दें तो सर्वे टीम उसको मान लेगी। लेकिन अगर कोई सहमति नहीं बनती है तब सर्वे टीम को यह अधिकार नहीं होगा कि ये उनका बैठ करके पंचायती करे और उसमें निर्धारित करे कि नहीं आप पहले बेचे थे। अब इस चीज़ को कैसे सत्यापित किया जाए कि पहले कब किसने किस रेट में बेचा था, कौन सी ज़मीन थी, क्या? बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई इन्होंने तो हमसे इतना पैसा लिया था तो इनकी ये ज़मीन हमको मिलनी चाहिए, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो सर्वे चीज़ दूसरे महिलाओं के केस में भी होगा, जो महिलाएं चाहती हैं कि उनको ज़मीन मिले, उनके माता पिता की जो ज़मीन है वो उनको मिले, तो उस केस में क्या होगा? क्या उनको फिर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? देखिए,
जो इसमें शेड्यूल बनेगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो चेंजेस हुए थे और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में महिलाओं को भी बराबर का हिस्सा दिया गया, तो उस चीज़ को तो हम लोगों को भी मानना होगा। अब इसका उपाय ये है कि जैसे कोई परिवार है, उस परिवार में अगर यह सहमति बनती है कि नहीं भाई इस जो महिलाएं हैं उनकी तो शादी वादी हो गई है, तो इसलिए उनको इसमें देने की आवश्यकता नहीं, और महिला भी राजी है, उसका राजी होना ज़्यादा जरूरी है। हाँ, अगर वो राजी नहीं है और वो दावा करती कि नहीं हम भी इसमें हिस्सेदार हैं, तब फिर हमको ज्वाइंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना पड़ेगा। फिर हम उसमें भाई और बहन दोनों का नाम लिखेंगे। अब उसके बाद वो कोर्ट से जाकर के अपना बाकी का बंटवारा कर लें कि हाँ कैसे सर्वे आपका पूरा हो जाएगा, सर्वे हमारा पूरा होगा, दोनों का नाम डाल के हम दोनों का नाम डालेंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए, सर्वे की टीम को हिस्से का बंटवारे का अधिकार नहीं है, वो बंटवारे का काम सिविल कोर्ट का है, वो उसी को करना है। तो हम अधिक से अधिक ये करेंगे कि जितने संयुक्त लोग हैं सबका नाम डाल देंगे, हम आगे बढ़ जाएंगे, हमारा रिकॉर्ड तैयार हो गया। अब आपको अगर उससे कोई कष्ट है, आपको कोई शिकायत है, तो आप संबंधित सिविल न्यायालय में जाकर के अपना बंटवारा से जो आदेश आएगा फिर उसके हिसाब से हम अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लेंगे सिविल न्यायालय। ये बहुत बड़ी चीज सर ने बताई कि कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, एक चीज इसमें और सवाल आ रहा था कि बंटवारा जो आपसी बंटवारा है, अगर कोई करता है आपसी सहमति से, तो उसको कागजात नहीं माना जाएगा? नहीं, बिल्कुल माना जाएगा। देखिए, आप ऐसे समझिए कि आपसी बंटवारा में जिसमें सभी पक्ष राजी हैं और सबके सिग्नेचर हैं, उसके आधार पर तो हम दाखिल खारिज भी करते हैं। अच्छा। आज के समय में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वे की प्रक्रिया में भी अगर सभी हिस्सेदार की सहमति है और वो एक शेड्यूल बना देते हैं कि भाई ये हमारा प्रॉपर्टी का डिटेल है, यह हिस्सा इनका, यह हिस्सा इनका, यह हिस्सा इनका, और सबके सिग्नेचर हैं, इस आधार पर सर्वे की टीम उसको मानेगी और उसके आधार पर रिकॉर्ड में नाम दर्ज होगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई शक। बहुत बड़ी चीज़ सर ने बताई। लगता है हमारे इस पूरे इंटरव्यू से बहुत लोगों के सर का दर्द काफ़ी कम हो जाएगा। अंतिम पड़ाव पर है, हम जल्दी छोटा एक दो और सवाल ले लेंगे। सर, पूरे प्रक्रिया में आपको क्या लगता है, जो सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया है, कब, ये तो मतलब अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, कोर्ट में जाएंगे, मान लीजिए कि कोर्ट से क्या आदेश आता है, फिर उस आधार से अपडेट होगा, तो अभी फिलहाल कितने दिन में ये पूरी प्रक्रिया हो जाएगी? देखिए, टारगेट हम लोगों ने रखा है कि हम किसी तरीके से इसको जुलाई 2025 तक कंप्लीट करें। इसके बावजूद कि बहुत तरीके की फील्ड में समस्याएं आएंगी। हमने जिन लोगों को रिक्रूट किया है वो बिल्कुल नए लोग हैं, जिन्होंने अभी ट्रेनिंग कर करके वो पहली बार जा रहे हैं। तो राजस्व का मामला इस तरीके का होता है कि उसको समझने में ही थोड़ा समय लगता है। बहुत सारे ऐसे मामले देखें इसमें दस्तावेज लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, कैथी पढ़ना बहुत लोगों को नहीं आता है। तो ये दिक्कतें हैं। इसके अलावा जो प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है और जिस तरीके से बहुत सारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, बहुत सारी इस तरीके की फील्ड लेवल की दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जुलाई 2025 तक इस पूरे ऑपरेशन को कंप्लीट करें। उसके पश्चात अगर कुछ लोगों को अपनी शिकायतें रहती हैं तो फोरम तो उसके बाद भी है। और जैसा मैंने पहले कहा कि हम इस रिकॉर्ड के आधार पर किसी को डिसपजेस तो कर नहीं रहे हैं, हम तो किसी को अपनी जगह से हटा नहीं रहे हैं, बल्कि उसका उल्टा ये होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास आज ज़मीन है, बहुत सारे महादलित लोग हैं जिसको सरकार ने पिछले वर्षों में ज़मीनें दी हैं, लेकिन उनके पास रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। बहुत सारे लोगों को सीलिंग से और सभी के पास अब क्या होगा कि सभी के पास एक रिकॉर्ड ऑफ राइट में उनका नाम आ जाएगा, खतियान में नाम आ जाएगा, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको एक मालिकाना हक मिलने जा रहा है। तो इसको थोड़ा पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। और जो लोगों को कोई शंका है तो शंका को ऑथराइज लोगों से बात करके दूर करें। ऐसा नहीं, मैं ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको आधी अधूरी जानकारी है वो अपने हिसाब से मीडिया में ज्ञान बांटे जा रहे हैं और बेसिकली वो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, भय पैदा कर रहे हैं। इसमें भयभीत होने की कोई भी जरूरत नहीं है, किसी को भी जरूरत नहीं है। कोई हेल्पलाइन नंबर भी आपने जारी? हेल्पलाइन नंबर के बारे में बताता हूँ कि जैसे कोई भी व्यक्ति के गांव में कौन से अमीन हैं, कौन से कानूनगो हैं, कौन से एसओ हैं, ये अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से नाम और मोबाइल नंबर जान सकता है, उनसे सीधा बात कर सकता है। इसके अलावा शिविर स्तर पर एएसओ हैं, उनके फ़ोन नंबर अवेलेबल हैं, उनसे बात कर सकता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेटलमेंट अफसर हैं, डीएम हैं, उनसे बात कर सकता है। और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ निदेशालय में हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ हम लोगों से बात कर सकते हैं। इस पूरे प्रक्रिया में करप्शन का कोई मामला अगर आता है, कोई अधिकारी इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है या फिर कर रहा है, तो कैसे उसको कंट्रोल कैसे करेंगे? इसमें जीरो टॉलरेंस है करप्शन। इसलिए भी मैं बता रहा हूँ कि हम लोग 3 साल से इस प्रक्रिया को चला रहे हैं और करप्शन की बहुत सारी शिकायतें आई, जिसमें हम लोगों ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी संविदा समाप्त कर दी। कैसे करेगा आदमी, कैसे शिकायत कैसे करेगा? शिकायत जैसे अभी भी करता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि भाई अमीन हमको परेशान कर रहा है। अब ऐसे समझिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अमीन को हम अपना स्वघोषणा पत्र देने के लिए, कागज देने के लिए खोज रहे हैं, मिल ही नहीं रहा, ले ही नहीं रहा है। हम लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है, आप अमीन को खोजिए ही मत, आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए और भूल जाइए। अब अमीन का काम है कि उसको एनालाइज करेगा और आपके पास जाएगा।
फिर भी इस तरीके की शिकायतें आती हैं, लोग लिखित रूप में शिकायत करते हैं, लोग ऑडियो बना करके, वीडियो बना करके देते हैं। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके के जो भी मामले संज्ञान में आते हैं उसमें जीरो टॉलरेंस है। हम एक जांच करते हैं, एक शो कॉज करते हैं, जो कि एक नेचुरल जस्टिस की प्रक्रिया का पालन करते हैं, और उसके पश्चात कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। इसमें कहीं कोई जीरो टॉलरेंस से नीचे कुछ होता ही नहीं। चलिए, एक अंतिम सवाल लेकर इस पूरे साक्षात्कार को समाप्त करेंगे हम लोग। जो कागज देने हैं वो तो वो लोग देंगे अपने स्वामित्व वाला, उसके साथ क्या प्रपत्र 2 और प्रपत्र 1 ये क्या है, थोड़ा सा इसको डिटेल में वंशावली वगैरह? प्रपत्र 1 का इसमें रेलेवेंट नहीं, वो तो जो है प्रपत्र 1 अलग है। प्रपत्र 2 और 3 एक जी। प्रपत्र 2 एक फॉर्मेट है जिसमें आप अपनी जमीन का विवरण खुद भरते हैं कि ये इतनी जमीन हमारे पास है और हमको ऐसे ऐसे मिली। उसको भरवाने के लिए क्या किसी कानूनगो वगैरह से कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बड़े आराम से भर सकता है, और हर व्यक्ति के आज घर में इतने सारे सक्षम लोग हैं, मतलब सारे लोग जो मोबाइल चलाना जानते हैं वो बड़े आराम से उसको पढ़ लिख करके भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा जो फिर भी कोई समस्या हो रही है तो गांव में अगर किसके पास लोग जाएंगे? गांव में आप अमीन से संपर्क कर सकते हैं, उसका फ़ोन नंबर आपके पास है। और प्रपत्र भरने में अभी तक मुझे ये जानकारी नहीं मिली किसी को कोई दिक्कत हो रही हो। और इवन अगर प्रपत्र में आपने मान लीजिए कुछ थोड़ा गलत भी भर दिया तो आगे आने वाले चरणों में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक अल्टीमेट ट्रूथ है और उससे इधर उधर नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए आपको कुछ नहीं पता है, प्रपत्र आप भर रहे हैं, लेकिन उसमें जो जानकारियाँ देनी है उसमें से कोई 1-2 जानकारी आपको पता ही नहीं, फिर भी आप भरिए और उसको दीजिए। आगे के चरण में जैसे ही वो जानकारी आपके पास आती है आप उसको सबमिट कर दीजिए, बता दीजिए। तो प्रपत्र भरने में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो 3-1 प्रपत्र है वो वंशावली है बेसिकली। तो वंशावली आपको बना करके देनी है, उसमें सरकार ने अथॉरिटी डिक्लेयर किया है पंचायती राज विभाग ने सरपंच को, तो उस प्रक्रिया के थ्रू आप वंशावली बना करके दीजिए। वंशावली में नाना के घर पे कोई रहता होगा या नाना के जमीन में भी पार्टिसिपेट चाहता होगा तो वो भी बना के दे सकता है। वो अब ये उत्तराधिकार के नियमों पर डिपेंड करता है कि वो नाना की ज़मीन में उसका कितना अधिकार है। मान लीजिए उसकी माँ का अधिकार था, माँ ने अगर छोड़ दिया या नहीं छोड़ा, मतलब विवाद जो आजकल हो रहे हैं जिसको हम लोग जमीन विवाद कहते हैं, वास्तव में वो पारिवारिक विवाद है, वो फैमिली से निकलता है। और ये हम लोगों ने देखा है कि जब से ये महिलाओं को पैतृक संपत्ति में हिस्से वाली बात आई है तब से ये बात बढ़ गई। हाँ, उसमें ऐसा किसी महिला की शादी 10-15 साल पहले हो गई है, आज उसके बच्चे हैं, अब किसी शरारती आदमी ने उस बच्चे से जाकर के एक सेल डीड करवा ली, अब उसके आधार पर वो दावा कर रहा है कि भाई इनका हिस्सा में से हम तो खरीद लिए हैं। अब एक विवाद तो खड़ा हो गया। तो ये मामले इसीलिए बढ़ रहे हैं। परिवारों में जब से जमीन की वैल्यूएशन बढ़ी है, जब से कीमत बढ़ी है, तब से अगर 4 भाइयों का परिवार है तो उसमें भी एक मत नहीं हो रहा है, और अगर कोई महिला सदस्य है उसको हिस्सा देना है तो वहाँ पर भी थोड़ा विवाद हो जा रहा है। तो ये हमको इस रूप में देखना चाहिए। और ये जो वंशावली है, बिल्कुल अगर कोई अपना नाना के प्रॉपर्टी में अगर उसकी हिस्सेदारी बनती है तो बेसिकली ये तो वंशावली है। उसमें हिस्सा कितना बनेगा या क्या बनेगा ये तो लेटर फेज में आएगा कि किसका नाम चल रहा है। और वंशावली बढ़ाने में यदि आप चाहें तो महिला सदस्यों का नाम उसमें डलवाया जा सकता है। हाँ, तो सरपंच से संपर्क करेंगे, सरपंच अपना पुत्र पुत्री सबका विवरण देगा, क्योंकि वो वंशावली है। उस वंश में महिला भी है और पुरुष भी है। उसमें ऐसा कोई मतलब भेदभाव नहीं किया गया महिलाओं के लिए कि उनका नाम हटा दिया जाए। चलिए, हमारा सारा सवाल को समाप्त कर दिया, लेकिन एक छोटा सा सवाल और मेरे पास बचा हुआ है अभी कि पूरे जो स्व घोषणा है, ये अपने जमीन का स्व घोषणा करके देना है, इस पूरे प्रक्रिया में कोई इन्वॉल्व नहीं होता है, मान लीजिए नहीं देता है, तब उस स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या अमीन या कानूनगो जो है अपने हिसाब से उसको फुलफिल करके सर्वेक्षण पूरा कर देंगे, या फिर उस आदमी के संपर्क आप लोग करेंगे? फिर नहीं, संपर्क तो करेंगे ही ना। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी ने स्व घोषणा नहीं दी, हाँ, लेकिन प्लॉट तो है उसका, वो यहाँ पे नहीं रहता है, विदेश रहता है, या फिर ठीक है फिर भी, लेकिन एक प्लॉट है ना, हमारे नक्शे में एक प्लॉट होगा जिसमें हम एक नंबर डालेंगे, और जब हम नंबर डालेंगे हम गांव में जाएंगे तो वो आदमी नहीं होगा, वो बाहर है, लेकिन हम पूछताछ तो करेंगे कि भाई ये इतने नंबर वाला अमुक नंबर वाला प्लॉट किसका है। तो अब ऐसा निश्चित रूप से होगा कि अगल बगल के लोग बताएंगे हाँ भाई ये प्लॉट फलाने का था, वो अभी अमेरिका जाके बस गए। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। अब वो प्लॉट ऐसा हो सकता है कि उस आदमी को भी पता चले, वो भी यहाँ कुछ करे, उसके प्रति हम लोग का एक्सपीरियंस ये है कि जिन फैमिलीज़ के लोग बाहर भी रहते हैं, उन इक्का दुक्का लोग गांव में भी रहते हैं, कुछ उनके रिश्तेदार दूर के वो हैं गांव में, कुछ लोगों ने अपने मैनेजर को रख छोड़ा है भाई तुम देखभाल किया करो यहाँ पर, तो वो लोग इसका लेंगे पूरा। और लेटर फेज में चूंकि लगभग ये प्रक्रिया चलेगी, लंबी प्रक्रिया है, तो पूरा मौका है। चलिए, तो देखिए पूरा डिटेल में
जय सर ने हमें बताया है। बिहार के तमाम जनमानस अगर ये इंटरव्यू देख रहे होंगे तो वो समझ गए होंगे कि ये पूरी जो सर्वेक्षण प्रक्रिया है कैसे होनी है, क्या कुछ होना है, और इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कहीं भी समस्या होती है तो आप जो लोकल जो जिले के अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। बाकी और भी कोई सवाल आ गए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। थैंक यू, धन्यवाद।